हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज अंकित एंड वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड सा टॉपिक लेके आए हैं और ऐसा टॉपिक है यहाँ से बहुत अच्छी खासी वेटेज रहती है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इसका जितना भी इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा वो सारा इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैं आपका कवर कराऊंगा इस चैप्टर का। तो हमारा चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक एलिमेंट से पहले देखो जितने भी, क्योंकि यहाँ से चैप्टर से स्ट्रक्चर नेमिंग पूछी जाती है, तो नेमिंग और स्ट्रक्चर की कहानी मैंने आपको सुना चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो वहाँ से अगर आपने वो वीडियो देख ली, एक वीडियो में ही आपका क्या है कि नेमिंग और स्ट्रक्चर दोनों कवर हो रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप स्ट्रक्चर बनाना सीख जाएंगे और स्ट्रक्चर से बहुत सारी कहानियों के हल हो जाते हैं बेटा जी। तो स्ट्रक्चर बनाना बहुत बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब देखो कि अगर हम इस पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है, क्या कहानी है हमारे ब्लॉक केमिस्ट्री की, ध्यान से समझो। अगर मैं पी ब्लॉक को थोड़ी देर के लिए ब्लॉक करता हूं, मैं बात करता हूं ब्लॉक केमिस्ट्री की, मैं बात करता हूं ब्लॉक केमिस्ट्री की। बहुत ध्यान से समझना इस बात को, ब्लॉक केमिस्ट्री की। ब्लॉक तो आप सब लोग जानते होंगे कि सर हमने पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक का डिस्कशन सुना है कि सर एस ब्लॉक होते हैं हमारे पास, पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक्स एलिमेंट होते हैं, एफ ब्लॉक होते हैं। तो मैंने उस पूरी यूनिट को ब्लॉक कह दिया है, तो उसको ब्लॉक केमिस्ट्री, जिसमें हम एस ब्लॉक एलिमेंट के स्टडी करें, पी ब्लॉक एलिमेंट की स्टडी करें, डी एफ सारे एलिमेंट्स की स्टडी करें, उस पूरे एंटायर पोर्शन को हम ब्लॉक केमिस्ट्री कहते हैं। अगर मैं इस ब्लॉक केमिस्ट्री को क्लासीफाई करूं, मैं आपको समझाना चाहूंगी इसकी कहानी क्या है, तो वो मैं एक एलिमेंट से ही स्टार्ट कर लेता हूं। हालांकि एलिमेंट आप सब लोग जानते होंगे कि एलिमेंट का मुद्दा क्या है, ठीक है। तो एलिमेंट ये है मेरे पास एलिमेंट। एक एलिमेंट के रेफरेंस से मैं आपको पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री की कहानी समझाने वाला हूं कि ब्लॉक केमिस्ट्री का पूरा कैसे हम क्लासीफाई करते हैं। अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं तो देखो ये क्लासिफिकेशन टोटल जो रहेगा वो एलिमेंट के ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस शेल के रहेगा। पहला क्वेश्चन यही आ जाता है कि सर व्हाट इज वैलेंस शेल, तो आप सब बता दोगे कि सर आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस शेल। ये बचपन की बातें हैं और बचपन की बातें 12th क्लास में नहीं चलने वाली। क्यों नहीं चलने वाली, बस यही मैं समझाऊंगा आपको। देखो जो अब तक हम पढ़ते हुए आए हैं कि सर वैलेंस शेल हमारा वो शेल होता है जो आउटर मोस्ट शेल, मतलब बाहर वाला जो शेल है उसे ही हम वैलेंस शेल कह देते हैं। ये बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन पूरे हद तक ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। कैसे ठीक नहीं है वो देखो। अगर मैं एलिमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस शेल क्लासीफाई करूं तो बेटा जी वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास जिनमें हम कहते हैं कि सर वो कंपाउंड एलिमेंट जिनके पास वैलेंस शेल एक हो, और दूसरे वो जिनके पास वैलेंस शेल मोर देन वन हो। अगर आपकी डेफिनेशन ठीक है तो ये कभी ठीक नहीं हो सकता, और ये 100% ठीक है तो कहीं ना कहीं आपकी डेफिनेशन लैक कर रही है। समझे इस बात को भाई। अगर आपने कहा कि सर आउटर मोस्ट शेल ही आपका वैलेंस शेल है तो आउटर मोस्ट शेल तो एक ही होगा, और अगर आउटर मोस्ट शेल एक ही है तो वैलेंस शेल तो हमेशा एक होना चाहिए। तो ये बात तो कहीं से कहीं तक डाइजेस्ट नहीं होगी आपको, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये बात 100% ट्रू है, तो कहीं ना कहीं आपकी डेफिनेशन में प्रॉब्लम है। तो वैलेंस शेल की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है वो ये है कि दोज कंपाउंड या दोज शेल which participate in chemical bonding that is called valence shell। अब वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, तो ध्यान रखना इस बात को कि वैलेंस शेल वो शेल होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की या वो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं उन्हीं को हम वैलेंस शेल कहते हैं। चलो समझते हैं इस मुद्दे को। अब मैं समझाऊं कि सर ऐसे कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर वैलेंस शेल वन होता है। तो आप जब एंटायर ब्लॉक केमिस्ट्री को देखोगे तो उसके अंदर आपको दो ब्लॉक ऐसे मिलेंगे जिनके पास सिर्फ एक ही वैलेंस शेल होता है। उसमें एक आपका रहता है एस ब्लॉक और दूसरा रहता है बेटा जी आपके पास पी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके पास एक ही वैलेंस शेल है, पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके पास भी एक ही वैलेंस शेल है। यहां पर आप कह सकते हो कि सर एस और पी में आपने जो डेफिनेशन बताई थी वो 100% सेट हो गई एकदम, क्योंकि एक ही वैलेंस शेल है और वो एक कौन सा होगा, आउटर मोस्ट शेल वाला।
तो आपकी डेफिनेशन की एक लिमिटेशन है, एक बाउंडेशन है कि वो सिर्फ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पर वैलिड है, डी और एफ में नहीं है। ऐसे कंपाउंड, अब देखो मैं इसको फर्दर अगर मैं क्लासीफाई करूं तो ये भी कहानी आपकी दो तरीके की है। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके पास दो वैलेंस शेल होते हैं, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके पास वैलेंस शेल 3 होते हैं। अगर मैं ऐसे एलिमेंट्स की बात करूं जिनके पास दो वैलेंस शेल होते हैं, वो हमारा होता है बेटा जी डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके पास दो दो वैलेंस शेल है। और अगर मैं ऐसे कंपाउंड की बात करूं, सॉरी ऐसे एलिमेंट की बात करूं जिनके पास 3 वैलेंस शेल है, वो होता है हमारे पास एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके पास 3 वैलेंस शेल होते हैं। अब ध्यान से इधर देखो पहले कि सर जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के अंदर वैलेंस शेल 1 है, तो इनको क्या करते हैं कि जब हम आगे जाके एस ब्लॉक पी ब्लॉक को पढ़ेंगे तो इसको हम एक अलग सेक्शन दे देते हैं ब्लॉक केमिस्ट्री में। अब ब्लॉक केमिस्ट्री के देखो पार्ट हो रहे हैं। अब ब्लॉक केमिस्ट्री में ऐसे कंपाउंड जिनके पास एक वैलेंस शेल होता है उसको हम कहते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट। मेन ग्रुप एलिमेंट। तो अगर आपसे कोई पूछने लगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट, तो आप कहोगे कि दोज एलिमेंट विच हैज ओनली वन वैलेंस शेल, उसको हम मेन ग्रुप एलिमेंट कहते हैं। सीधी सी कहानी है। अगर हम ऐसे कंपाउंड्स की बात करें कि जिनके पास दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो वैलेंस शेल होते हैं, तो उनको हम डी ब्लॉक कहते हैं और इनका दूसरा नाम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट, जो आप सब लोग जानते होंगे कि सर इसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं वो मैं समझाऊंगा। और जिनके पास 3 वैलेंस शेल होते हैं उनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं बेटा जी? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो ये हमारे पास कहानी है मेन ग्रुप, ट्रांजिशन एलिमेंट या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये अलग हो जाता है ब्लॉक केमिस्ट्री में, आपकी 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, मेन ग्रुप, ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन। मेन ग्रुप के अंदर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ट्रांजिशन के अंदर डी ब्लॉक और इनर ट्रांजिशन के अंदर बेटा जी हम एफ ब्लॉक की कहानियां पढ़ते हैं। अब बात आती है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है कि इनके दो दो वैलेंस शेल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। होता है क्या है बेटा जी कि जब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं तो उनके जो लास्ट वाले 2 शेल हैं, जैसे 3D 4S, इन दोनों शेल्स के जो एनर्जी गैप होता है उसके अंदर बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है और उस माइनर डिफरेंसेस की वजह से वो क्या करते हैं, दोनों एक साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। इसलिए उनके पास 2 वैलेंस शेल है। यहां पे भी सेम कहानी रहती है कि सर यहाँ पे 3 वैलेंस शेल की एनर्जी गैप्स में ज्यादा फर्क नहीं होता, जिस वजह से क्या होते हैं वो एक साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और उनको हम क्या कहते हैं, इनके पास 3 वैलेंस शेल है। तो बहुत सिंपल सी कहानी है। ट्रांजिशन क्या होता है कि जब 2 अगर आपके शेल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक NS एक ND, आप ऐसे भी करते हो NS और N-1D 2 शेल ले लेते हो। वहां पे क्या होता है कि NS से N-1D शेल में इलेक्ट्रॉन कूद के जाता है, जंप करता है, एक्साइट होता है ना। तो वहीं पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन को ही हम ट्रांजिशन कहते हैं। तो वहां पे क्या हो रहा है, ट्रांजिशन होता रहता है क्योंकि एनर्जी गैप कम है। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आराम से जा रहा है, यहां से यहां आराम से जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन बहुत अच्छे से होता है। इसमें क्या है कि इसमें 3 वैलेंस शेल है, बीच में एक इधर एक इधर एक इधर, तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर जाता है और यहां से इधर, तो क्या हो रहा है, अब ट्रांजिशन अंदर से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन अंदर से हो रहा है, इसलिए हम इसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा मुद्दा था। हालांकि 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एस ब्लॉक तो हमें नहीं पढ़ना। एस ब्लॉक हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि 11th एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप की क्या कहानी है वो सब कुछ हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। हमें पी ब्लॉक के अंदर भी सारी चीजें नहीं पढ़नी, बिकॉज इसका भी कुछ पार्ट 11th क्लास के सिलेबस में है। जैसे 13 और 14 ग्रुप की बात करें, हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो ग्रुप है वो 13th ग्रुप है, 14th ग्रुप है, 15th ग्रुप है, 16th है, 17th है और 18th है। 13th हमें नहीं पढ़ना बिकॉज 11th में है, 14 हमें नहीं पढ़ना 11th में, हमें 15 से लेके 18th ग्रुप तक की स्टडी करनी है। 15 ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली, 16 ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली, 17 ग्रुप हेलोजन फैमिली और जो 18 ग्रुप है वो हमारी इनर्ट फैमिली, इनर्ट गैसेस है, नोबल गैसेस है वो सारी हमारी। तो ये सारे हमें क्या करने हैं, सारे ग्रुप्स की स्टडी करनी है, इनके एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, उनका सारा का सारा फंडा देखना है। तो वो 1 बाय 1 हम सारे ग्रुप्स पे जाएंगे। जब ये हमारा हो जाएगा तब हम ट्रांजिशन मेटल या डी ब्लॉक की कहानी पढ़ेंगे, उसके बाद हम एफ ब्लॉक की कहानी पढ़ेंगे।
तो ये हमारा पूरा का पूरा मुद्दा है इस कहानी का। और अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका बेसिक कंसेप्ट मतलब एक बेस बन गया होगा दिमाग में कि सर जो हमारे पास ब्लॉक केमिस्ट्री है वो किस तरीके की है। अब उस ब्लॉक केमिस्ट्री का हम मेन ग्रुप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और मेन ग्रुप में भी बेटा जी हम पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक के अंदर भी हम 15, 16, 17, 18 ग्रुप पढ़ने वाले हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब मैं आपको बताता हूं कि हमें किस तरीके से सारी चीजें पढ़नी है। मैं रफ करता हूं इसे, इधर देखो ध्यान से। देखो सर, अगर हमारे पास जो ग्रुप है 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप और 18 ग्रुप है, क्या क्या चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। देखो मैं पढ़ाऊंगा किस तरीके से। सबसे पहले हम इन एलिमेंट्स के नाम याद कर लेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं। उसके बाद हमारा पहला काम होगा इसके अंदर कि हमें उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही बहुत सारी चीजें सॉल्व होती हैं। तो सबसे पहले हम उन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम बात करेंगे उनके ऑक्सीडेशन स्टेट की, कि सर वो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबलाइज होते हैं, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, क्या कहानी है, वो सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। अब इसके बाद हर ग्रुप के ये तो देखो, ये तो कॉमन पढ़ लेना आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, ऑक्सीडेशन स्टेट 13 का, 14 का, 15 का, 16, ये हम रैंडम मतलब सारे ग्रुप्स के एक साथ पढ़ेंगे जो जो प्रॉपर्टीज है। ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद तीसरी बात जो मैं आपको बताने वाला था, जो बताऊंगा सॉरी, वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ेंगे कि 13 ग्रुप्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या रहता है, 14, सारे पढ़ेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की कहानी क्या, और एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम, जिससे हमें सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि यहां से आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, असर्शन रीजनिंग भी आ सकते हैं। तो इसके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है में बहुत वर्क करना है। इसके बाद हम इसमें एटॉमिक रेडियाई का कंसेप्ट पढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियाई का कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें, हाँ एक हमारा होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट की कहानी। यहां पर क्या होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट जब पढ़ोगे तो कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको, जैसे शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट की कहानी क्या है, शील्डिंग इफेक्ट के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा पेनिट्रेशन इफेक्ट की कहानी क्या है, क्योंकि ये चीजें अगर आपको नहीं आती तो आप पी ब्लॉक के अंदर कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ रटने वाली चीजें तो रटाऊंगा नहीं मुझ भी। इसके बाद अगर हम बात करें तो पेनिट्रेशन हो गया हमारा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन, आयनाइजेशन, एंथैल्पी। ये हमें क्या करना है, ये सारे ग्रुप्स के लिए मैं एक साथ आपको पढ़ा दूंगा, सारी प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं, या जो एक आध रह गई वो देख लेंगे। पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है हमारा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको एक साथ पढ़ा दूंगा। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की क्या कहानी है, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंडेंट करते हैं, आप एक बार में समझ लेना, हर क्वेश्चंस में उस कहानी को लगा देना। तो ये तो हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जब मैं आपको इंडिविजुअल, जब मैं ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ा दूंगा तो बेटा जी हम आएंगे इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज पे। फिर खाली 15 ग्रुप की पढ़ेंगे, फिर 16 ग्रुप को उठाएंगे, फिर 17 को उठाएंगे, फिर 18 को उठाएंगे। तो 15 ग्रुप में हम क्या करेंगे, अगर मानो कि मैंने 15 ग्रुप लिया तो उस 15 ग्रुप में मैं आपको ये सारी चीजें नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि ये सब आप कर लोगे। अब मैंने एक साथ आपको पढ़ा देनी है सारी चीजें। स्ट्रक्चर आप सबके बना लोगे, स्ट्रक्चर आप सीख गए, नेमिंग आप सीख गए, और ये सारी चीजें आप सारे ग्रुप्स की सीख जाओगे। इसके बाद जब इंडिविजुअल चीजें आएंगी तो हम इनके ऑक्यूरेंसेस पढ़ेंगे, ऑक्यूरेंसेस पढ़ेंगे कि कहां से चीजें आती हैं, कहां पर ये एग्जिस्ट करती हैं, क्या सारी कहानी है। और जो जो इंपॉर्टेंट हमारे एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे हम, कि वो किस तरीके से हम उन्हें बना सकते हैं। उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, सॉल्युबिलिटी, ये सारी चीजें कि एलोट्रॉप बनाते हैं नहीं बनाते हैं, है ना, एटोमेटिसिटी शो करते हैं या नहीं करते, वो कुछ इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होंगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे हम कुछ, और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज का भी डिस्कशन किया जाएगा कि उनकी कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब 15 ग्रुप में जैसे आपके पास नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है।
तो यहाँ पे क्या होगा कि ये सारी प्रॉपर्टीज तो मैं आपको पहले ही पढ़ा दूंगा इनकी। उसके बाद नाइट्रोजन कहाँ पर मिलता है सबसे ज्यादा, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ किस तरीके से मिलते हैं, उनकी प्रिपरेशन कैसी है, मतलब नाइट्रोजन से जो कंपाउंड बनेंगे, इनके जो कंपाउंड्स होंगे, जो इनके कंपाउंड्स होंगे, उन कंपाउंड्स जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होंगे, जो हमारे सिलेबस में उनकी बात करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, और उनके साथ साथ में उसके यूज भी बताऊंगा कि उसका एप्लीकेशन क्या है, जो हम पढ़ रहे हैं या जो हम बनाना सीख रहे हैं उसको हम कहाँ यूज करेंगे। इसी तरीके से 16 पर, इसी तरीके से 17 पर, और इसी तरीके से हम 18 की बात करेंगे। तो बहुत सारे कंपाउंड्स, बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है, क्योंकि नाइट्रोजन से भी हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो हमें सीखनी है। नाइट्रिक एसिड बनाना है ना, हमें NO2, ये सारी चीज़ें हम बनानी सीख लेंगे। फॉस्फोरस, ये भी जो जो होंगे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स इनसे बनते होंगे, उन सब की ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो इससे क्या होगा, आपका P ब्लॉक बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और P ब्लॉक बेटा जी कम से कम 10 नंबर की वेटेज तो अकेला चैप्टर दे देगा इस बार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो, क्योंकि पहले ये करीबन 7 या 8 नंबर का आ जाता था, इस बार चैप्टर्स कम हुए, मार्क्स उतने ही है, तो वेटेज ऑब्वियस है कि बड़ी होगी इसकी। तो 7-8 का आता था, तो मान लो कि 9 या 10 पे इसकी बात पहुंच जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, 70 मार्क्स में से एक चैप्टर आपको 10 मार्क्स के अप्रॉक्स लेके जाना है, 9 to 10 के अप्रॉक्स। तो इसे छोड़ना नहीं और ना पोलाइटली लेना। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर जो आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब आप बताओ कि नॉमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर आपके समझ में आ गई, तो ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से कवर अप कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा आपकी कहानी कि कैसे हम 15, पहले ये सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको एक लेक्चर में पढ़ा दूंगा, उसके बाद इंडिविजुअल एक एक ग्रुप को उठाएंगे और उसमें इंडिविजुअल एक एक कंपाउंड को उठा के उनके कंपाउंड्स बना बना के सारी चीजें सॉल्व आउट करते रहेंगे। ठीक है, तो अब मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके साथ मिलेंगे आपको, और बहुत ही मार्वेलस तरीके से ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, और गारंटी है कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनमें आधी से ज्यादा गलतियां होंगी। मैं आपको बिल्कुल करेक्ट वे में ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा कि पेनिट्रेशन की कहानी क्या है, शील्डिंग की कहानी क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, याद नहीं करना कुछ भी। और जब ये 3-4 कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तो एंटायर, मैं इस P ब्लॉक की बात नहीं कर रहा, एंटायर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट इन 3-4 इफेक्ट से समझ में आ जाएंगे। तो पेनिट्रेशन सुना है क्या है, लेकिन असल कहानी आपको नहीं पता। शील्डिंग आपने सुना है, असल में क्या होता है नहीं पता। आपने जितना पढ़ा होगा सब गलत सलत पढ़ा होगा इधर उधर से। मैं आपको एकदम एक्चुअल विजन दूंगा कि ये पेनिट्रेशन, शील्डिंग, इनर्ट पेयर इफेक्ट, या जितनी भी ये कहानी है इनको एग्जैक्ट तरीके से हम कैसे याद रखें, कैसे हम पढ़ें। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए यहीं पे ठीक है। ठीक है, तो एक बात और याद रखो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बस तुम्हारा काम इतना ही है, बाकी तो हम कर ही रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।